नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको +1 की फिजिक्स करवा रहा हूँ। आज जो अपने टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो अपना टॉपिक है द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, आज अपने पढ़ने वाले हैं द्रव्यमान केंद्र की गति। ठीक है, आज का जो अपना टॉपिक है वो है द्रव्यमान केंद्र की गति। तो द्रव्यमान केंद्र की जो गति है उस गति के बारे में अपने पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर देखिए कि द्रव्यमान केंद्र जो है उसकी परिभाषा से आप सभी जानते हो कि द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश जो होता है उसे अपने किससे लिखते हैं? द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश को अपने लिखते हैं RCM वेक्टर से। किससे लिखते हैं? RCM वेक्टर से लिखते हैं। और विभिन्न कण जो है जिनके द्रव्यमान कितने हैं, M1, M2, M3, M4 और ऐसे करते करते Mn है, उन सब के स्थिति सदिश अपने लिखते हैं R1 वेक्टर, R2 वेक्टर, R3 वेक्टर और लास्ट में अपने क्या आ जाता है? Rn वेक्टर आ जाता है। तो अपना RCM वेक्टर जो है वो किसके इक्वल होता है? तो द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से ये M1 R1, M2 R2, M3 R3 और इस तरीके से अपने पास में आ जाता है Mn Rn। ठीक है, और अपोन में आ जाता है M1 + M2 + M3 और प्लस कितना आ जाता है? Mn आ जाता है। ये अपने किससे लिखा है? ये हम लोगों ने द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से लिखा है। और द्रव्यमान केंद्र की परिभाषा से हम लोग ये भी जानते हैं कि अपना जो M1 + M2 + M3 + Mn जो है ये किसके बराबर होता है? कैपिटल M के बराबर होता है। अगर ऐसा है तो अपना जो RCM वेक्टर है ये आप जानोगे कि RCM वेक्टर जो है वो किसके बराबर आ जाएगा? ये आएगा M1 R1 + M2 R2 + M3 R3 + Mn Rn अपोन कितना आ जाएगा? कैपिटल M आ जाएगा। कितना आ जाएगा? अपोन कैपिटल M आ जाएगा। इसे अपने लिख देंगे M RCM वेक्टर इक्वल M1 R1 + M2 R2 + M3 R3 और प्लस कितना आ जाएगा? Mn Rn आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास में किसका मान आ गया? ये हमारे पास में जो M RCM वेक्टर है उसका मान आ गया। और यदि इस समीकरण का यदि अपने क्या कर दें, समय के सापेक्ष अवकलन कर दें। जैसे इसे मैं समीकरण 1 लगा देता हूँ, इसे समीकरण 2 लगा देता हूँ और इसका मैं क्या कर देता हूँ? समय के सापेक्ष अवकलन कर देता हूँ। तो अपने लिखते हैं समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो जब समय के सापेक्ष अवकलन किया जाता है तो ये समीकरण आपकी बन जाती है md RCM वेक्टर बटा dt किसके बराबर? M1 d R1 बटा dt प्लस M2 d R2 अपॉन dt और इस तरीके से हम लोग लिख देंगे Mn d Rn वेक्टर बटा dt। ये जो अपने पास में टर्म्स आती है, ये जैसे टर्म है, इसे अपने क्या लिखते हैं? इसे लिखते हैं M VCM वेक्टर और इसे लिखते हैं M1। ये जो टर्म है इसे लिख देता हूँ मैं V1 + M2 V2। ये टर्म क्या लिख दी? V2 लिख दी। और इसे लिख देता हूँ Mn Vn वेक्टर। ठीक है, इन दोनों के भी वेक्टर लगेगा जो V1 और V2 हम लोगों ने लिख रखा है। तो इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? इन समीकरणों को लिख सकते हैं। देखिए वेक्टर और कहाँ लगेगा? जहाँ जहाँ भी आप लोगों ने R लिख रखा है उनके ऊपर क्या लगेगा? सभी के ऊपर वेक्टर लगेगा। ठीक है, क्योंकि ये अपने पास में क्या है? सदिश राशि है। देखिए द्रव्यमान जो है अपने पास में किस प्रकार की राशि है? अदिश राशि है, तो इन पर तो वेक्टर लगेगा नहीं। इस तरफ अपने RCM वेक्टर लिख रखा है, इसलिए जहाँ भी R लिखा है वहाँ आपको क्या करना पड़ेगा? वेक्टर लगाना पड़ेगा। यहाँ भी वेक्टर लगेगा तो आगे की जो टर्म है उसके भी आप क्या करोगे? वेक्टर लगाओगे। और यदि आप लोग वेक्टर नहीं लगाते हो, जैसे यहाँ वेक्टर नहीं लगाते हो, तो यहाँ से भी क्या कर दोगे? आप लोग वेक्टर हटा दोगे। सीधा क्या लिख दोगे? सीधा लिख दोगे RCM बराबर M1 R1 + M2 R2 और ऐसे Mn Rn और M1 + M2। इस बात का ध्यान रखना, यदि इस साइड वेक्टर लगाते हो तो इस तरफ जो सदिश राशि है उसके ऊपर भी आप क्या करोगे? वेक्टर जरूर लगाओ। या तो आप लोग उसका अदिश रूप लिखो, किसी पर भी वेक्टर मत लगाओ, या फिर क्या करो? जिसके ऊपर वेक्टर लगता है उसके ऊपर वेक्टर आप लोग लगाओ। तो आपके पास में वेग के रूप में ये समीकरण क्या आ जाती है? M VCM। और इस तरीके से अपने क्या कर सकते हैं? आगे के जो मान है उन्हें भी लिख सकते हैं।
और इसके अंदर जो हम लोगों ने ये लिखा है डी RCM बटा dt, ये जो लिख रखा है अपने डी RCM वेक्टर बटा dt, ये हमारे पास में क्या है, ये अपने पास में VCM वेक्टर के बराबर है। ये VCM वेक्टर जो है किसका वेग है, ये VCM वेक्टर जो है वो द्रव्यमान के अंदर का वेग है। ठीक है, द्रव्यमान के अंदर का क्या है अपने पास में वेग है। और जो अपने पास में ये है dr1 बटा dt, dr1 बटा dt है, ये अपने पास में जो पहला कण है v1 उसका वेग है, और ये अपने पास में जो दूसरा कण है उसका वेग है, और ये जो अपने लास्ट में लिख रखा है ये जो nवां कण आपके पास में है उसका क्या है, वेग है। तो इस तरीके से अपने ये क्या लिख दिए, वेग के रूप में सभी समीकरणों को लिख दिया है। अब देखिए आगे, अब अपने पास में ये जो लास्ट की समीकरण आई हुई है, इस समीकरण का हम लोग क्या कर देते हैं, समय के सापेक्ष फिर से अवकलन कर देते हैं। यहाँ लिखते हैं समीकरण 2 का, समीकरण 3 है, समीकरण 3 का समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, समय के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यदि आप लोग क्या कर देते हो, समीकरण 3 का भी समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हो, तब आपके पास में समीकरण 3 जो है उससे क्या आ जाएगा, तब आपके पास में आ जाएगा m d VCM बटा dt, और किसके बराबर m1 d v1 बटा dt प्लस m2 d v2 बटा dt, और इसी तरीके से क्या आ जाएगा mn d vn बटा dt। इस तरीके से अपने क्या कर देंगे, इन्हें लिख देंगे। ये जो समीकरण है इनका क्या कर देंगे, अपने अवकलन कर देंगे। तो ये अब आपके पास में ये जो राशि बनती है, ये आपके पास में क्या बनता है, ये बनता है MACM, यानी जो अपने dVCM बटा dt है, इसे आप लोगों ने क्या लिख दिया है, इसे लिख दिया ACM वेक्टर। ACM वेक्टर का मतलब हो गया कि द्रव्यमान के अंदर जो है उसका त्वरण। ये जो टर्म बता रही है ये किसे बता रही है, द्रव्यमान के अंदर के त्वरण को बता रही है। इसे लिख देंगे m1 और a1। ये जो कण आपका पहला कण है जिसका द्रव्यमान m1 है उसके त्वरण को बता रही है। यहाँ जो आपने लिखा है ये आएगा m2 a2 वेक्टर, और इसी तरीके से आपके पास में आएगा mn an वेक्टर। तो ये जो आपके पास में समीकरण है, ये समीकरण क्या बता रही है, त्वरण के रूप में आपको ये समीकरण बता रही है कि MACM जो है यानी द्रव्यमान के अंदर जो है उसके त्वरण को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई कर दें तो आपके पास में विभिन्न कणों के त्वरणों को द्रव्यमान से मल्टीप्लाई करने के योग के बराबर आ रही है। अब आप लोग जानते हो कि जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम हमें क्या बताता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम आप लोगों को बताता है कि यदि कण पर क्या हो रहा है, विभिन्न प्रकार के बल कार्यरत है, ठीक है, यानी अपना जो पिंड है उसके कणों पर क्या लग रहे हैं, विभिन्न प्रकार के बल लग रहे हैं, तो आपके पास में ये जो आएगा ACM, ये किसके बराबर आएगा, ये जो विभिन्न कण आपके पास में है उनके ऊपर लगने वाले बलों के योग के बराबर आएगा। ठीक है, इन बलों के योग के बराबर आएगा। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम जो होता है F = ma, जहाँ से अपने लिखते आए हैं, यानी अपने लिखते हैं संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। F = dp/dt, जहाँ से अपने लिखते हैं उसी को सोल्व करते हैं तो आगे वो क्या बनता है, F = ma बनता है। तो ये जो टर्म आई है इसे अपने क्या लिख दिया, इसे लिख दिया F1 F2 F3, और ऐसे करते करते क्या आ जाएगा, Fn आ जाएगा। अब यदि ये मान करके चलें कि पिंड पर जो कुल बल लग रहा है वो कितना लग रहा है, वो F वेक्टर लग रहा है, पिंड पर लगने वाला कुल बल जो है वो कितना लग रहा है, F वेक्टर लग रहा है, तो ये जो आपके पास में बल आएगा इसे आप देखिए किस प्रकार से सोल्व कर सकते हो। यानी सिर्फ इस टर्म को यदि अपने सोल्व करें तो जहाँ आपके लिखा गया है F1 + F2 + F3 और लास्ट में लिखा गया है Fn वेक्टर, इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे लिख सकते हो Fi, और इसका मान 1 से लेकर के n तक। इस तरीके से हम लोग इसे लिख सकते हैं। अब यदि अपने सोल्व करें Fi को, किसे सोल्व करें, Fi वेक्टर को सोल्व करें कि जो पिंड का जो कण है उस पर लगने वाला जो बल है Fi, जैसे अपने आयवीय कण के लिए यदि इसे सोल्व करें तो आयवीय कण पर जो बल लगेगा वो 2 प्रकार के बल लगेंगे, एक तो लगेगा बाह्य बल और एक लगेगा आंतरिक बल। तो यहाँ कितने प्रकार के बल पिंड पर कार्य करेंगे, यहाँ 2 प्रकार के बल जो है वो पिंड पर कार्य करेंगे। कौन कौन से,
यहाँ पर दो प्रकार के बल कार्य करेंगे। कौन कौन से करेंगे? देखिए, एक तो कार्य करेगा यहाँ पर Fi, मतलब आयुवें कण पर बल लग रहा है, और कौन सा बल लग रहा है? इंटरनल बल लग रहा है। कौन सा बल लग रहा है? इंटरनल बल लग रहा है। और एक ये जो आयुवा कण है इस पर कौन सा बल लग रहा है? तो इस पर लग रहा है एक्सटर्नल बल। ठीक है, आयुवे कण पर दो प्रकार के बल लग रहे हैं, एक तो लग रहा है इंटरनल बल और एक लग रहा है इस आयुवे कण पर एक्सटर्नल बल। तो दो प्रकार के बल जो है अपने इसके अंदर लिख सकते हैं। अब देखिए, जो इंटरनल बल है वो किस कारण लग रहा है? एक्सटर्नल तो अपने सीधा सीधा लग ही रहा है, यानी अपने बाहर से जो बल लगा रहे हैं वो इस आयुवे कण पर लग रहा है। पर जो इंटरनल बल लग रहा है, जैसे ये इंटरनल बल लग रहा है, कुल इंटरनल बल लग रहा है, आंतरिक बल लग रहा है, ये लग रहा है पारस्परिक अन्योन्य क्रिया के कारण। एक कण दूसरे पर बल लगाएगा और दूसरा कण जो पहले कण पर बल लगाएगा। तो जो ये इंटरनल वाला है इसे अपने लिख सकते हैं समीशन Fij। ठीक है, और I और J जो है वो परस्पर क्या नहीं है? बराबर नहीं है। यानी अपने इसे क्या लिख सकते हैं? अपने लिख सकते हैं समीशन Fij, और I और J क्या नहीं है? बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि बराबर करोगे तो ये आएगा F11 या F22, और ऐसा होता नहीं है। एक कण पर दूसरा कण बल लगाता है, न कि कण स्वयं बल लगाता है। तो आपके पास में जो गति का तृतीय नियम है, गति का जो तृतीय नियम है, गति का तृतीय नियम आपको क्या बताता है? गति का तृतीय नियम आपको बताता है कि कण पर लगने वाला प्रत्येक क्रिया जो होती है उसकी विपरीत दिशा में क्या होती है? प्रतिक्रिया होती है। यदि एक कण दूसरे कण पर बल लगाएगा तो दूसरा कण भी क्या करेगा? उसके बराबर और विपरीत दिशा में उतना ही बल लगाएगा। तो इससे आपके पास में ये जो मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि एक कण जितना बल दूसरे पर लगाएगा उतना ही बल दूसरा पिंड भी क्या करता है? पहले कण पर आरोपित करता है। तो आपके पास में ये जो टर्म है इसका मान यहाँ से क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। और आपके पास में सिर्फ क्या बचता है? आपके पास में बचता है Fi वेक्टर इक्वल F1 एक्सटर्नल। सिर्फ ये जो है आपके पास में यहाँ से बचेगा। ठीक है, ये जो आपके पास में बल जो है वो बच जाएगा। तो उससे आपके पास में ये जो आप लोगों ने मान लिख रखा है इसे आगे सोल्व करने पर देखिए क्या बनेगा। इसे यदि आगे अपने सोल्व करें तो देखो क्या बनेगा। तो एक तो आपको ये मान लिखना पड़ेगा, या देखिए क्या लिखता हूँ मैं इसे लिखता हूँ मैं M ACM वेक्टर किसके बराबर? भाई ये बराबर है F1 F2 F3 और Fn के, जो किसके बराबर आया है? अपना जो बराबर आ रहा है समीशन I का मान 1 से N और Fi वेक्टर के, इसके बराबर आ रहा है। अब अपने ये जो Fi वेक्टर है इसका मान तो यहाँ से निकाला है, कितना निकाला है ये रख देते हैं इसमें। ये आएगा M ACM वेक्टर इक्वल ये आया समीशन Fi एक्सटर्नल। ठीक है, और इसका मान 1 से लेकर के कहाँ तक? N तक। तो ये जो अपने पास में कुल बल आता है, मान लेते हैं ये बल किसके बराबर है? कुल लगने वाले बाह्य बल के बराबर है। बाहर से जितना बल लग रहा है ये उस बल के क्या है? बराबर है। तो अपना M ACM जो है वो किसके बराबर आ जाता है? वो बराबर आ जाता है F वेक्टर एक्सटर्नल के। ठीक है, किसके बराबर आ जाता है? F वेक्टर एक्सटर्नल के बराबर आ जाता है। जिससे यदि अपने क्या करें, द्रव्यमान केंद्र का यदि त्वरण ज्ञात करें तो त्वरण जो है वो कितना आ जाएगा यहाँ से? तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण ACM जो है वो बराबर आ जाता है F वेक्टर एक्सटर्नल बटा M के। ये क्या है? आपके पास में कुल त्वरण का मान है, द्रव्यमान केंद्र जो है उसके त्वरण का मान है। तो द्रव्यमान केंद्र का त्वरण कितना है? ACM वेक्टर इक्वल F वेक्टर एक्सटर्नल बटा M या F एक्सटर्नल वेक्टर बटा M। यानी आपके पास में जो द्रव्यमान केंद्र है वो इस प्रकार से गति करेगा, मतलब एक तो आपको वो त्वरित गति करता हुआ दिखाई देगा, दूसरा आप लोग इसमें लिखोगे कि द्रव्यमान केंद्र इस प्रकार से गति करता है जैसे संपूर्ण द्रव्यमान जो है वो कहाँ केंद्रित हो? द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित हो, और जितना एक्सटर्नल बल आप लोग लगा रहे हो वो संपूर्ण एक्सटर्नल बल जो है उस द्रव्यमान केंद्र पर कार्यरत हो। ठीक है, यानी द्रव्यमान केंद्र जो है वो क्या करेगा? इस प्रकार से गति करेगा जैसे जितना बार से बल लगा रहे हो वो संपूर्ण बल कहाँ लग रहा है? द्रव्यमान केंद्र पर लग रहा है, और संपूर्ण द्रव्यमान जो है पिंड का वो भी कहाँ केंद्रित है? वो भी उसके द्रव्यमान केंद्र पर केंद्रित है। ठीक है, तो ये अपने इसकी गति आ जाती है। यदि इसके आधार पर अपने कुछ एक एग्जाम्पल इसके अंदर देखें तो एक तो आप लोग इसके अंदर देख सकते हो, जैसे अपने पास में क्या होता है
विस्फोटित पदार्थ होता है। जैसे आपके पास में क्या है, कोई विस्फोटित पदार्थ है और वो क्या कर रहा है, गति करता है। ठीक है, विस्फोटित पदार्थ है आपके पास में और वो प्रक्षेप्य के रूप में गति करता हुआ क्या करता है, ऊपर की ओर जाता है और उसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। ठीक है, जैसे अपने ये मान करके चले, ये एक पथ है जैसे, तो यहाँ क्या हो रहा है, एक विस्फोटित पदार्थ गति करता हुआ जा रहा है और यहाँ जा करके उसके क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। विस्फोटित पदार्थ के क्या हो जाते हैं, टुकड़े हो जाते हैं। तो उसका द्रव्यमान के अंदर जो है वो अब भी क्या करेगा, उसी दिशा के अंदर गति करेगा या उसी पथ में क्या करता रहेगा, गति करता रहेगा। ठीक है, जैसे आपके पास में कोई विस्फोटित पदार्थ था और वो क्या हो गया, आगे जा करके विस्फोटित हो गया, परंतु उसका द्रव्यमान के अंदर जो है, द्रव्यमान के अंदर अब भी क्या करता है, उस पथ पर गति करता है। हालांकि उसके जो टुकड़े हुए हैं वो तो क्या करेंगे, अलग अलग पथ पर चले जाएंगे, परंतु द्रव्यमान के अंदर जो है वो अभी भी उसी प्रवलयाकार पथ पर क्या करता है, गति करता है। जो विस्फोट होता है वो एक आंतरिक क्रिया के कारण होता है, जिसके अंदर जो अपना विस्फोटित पदार्थ है वो अलग अलग टुकड़ों में क्या हो जाता है, विभाजित हो जाता है। परंतु उसका द्रव्यमान के अंदर जो है वो जिस पथ के अंदर गति करता हुआ आ रहा था उसी पथ में क्या करता रहता है, लगातार गति करता रहता है। इसी तरीके से अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं कि पृथ्वी और चंद्रमा जो है वो एक निकाय का निर्माण करते हैं और इनके मध्य क्या लगता है, आंतरिक बल कार्य करता है और ये क्या करते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। जैसे यदि अपने इसे बनाएं तो अपने क्या करते हैं, इस तरीके से पथ लेते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ अपने माने कि यहाँ क्या है, सूर्य और पृथ्वी जो है ये क्या करती रहती है, लगातार इसके चारों ओर चक्कर लगाती रहती है और चंद्रमा जो है वो क्या करता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य क्या होती है, आपेक्षिक गति होती है। ठीक है, जैसे अलग अलग पोजीशन पर अपने बनाए तो पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य क्या है, आपेक्षिक गति होती रहती है। चंद्रमा जो है अपनी पोजीशन चेंज करता रहता है। तो अपने पृथ्वी और चंद्रमा के मध्य लगातार क्या हो रही है, अपेक्षिक गति हो रही है। जैसे यहाँ ये इस पोजीशन पर है तो यहाँ ये इस पोजीशन पर है, यहाँ इस पोजीशन पर है, परंतु इनका जो द्रव्यमान केंद्र है वो लगातार अपने पथ पर बना रहता है। तो ये अपने पास में द्रव्यमान केंद्र की गति आती है। अब नया टॉपिक अपना है कणों की निकाय का रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग का संरक्षण। कणों की निकाय का रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग का संरक्षण। नया टॉपिक अपना कणों के निकाय का रेखीय संवेग तथा रेखीय संवेग संरक्षण। कणों के निकाय का रेखीय संवेग। ठीक है, इसके साथ साथ अपने रेखीय संवेग संरक्षण भी पढ़ लेंगे। जो कणों का निकाय है उसका रेखीय संवेग जो है वो संरक्षित रहता है, ये भी हम लोग इसके अंदर पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर अपने कुछ एक बातें करते हैं। जैसे आप लोग अब तक पढ़ करके आए हो, जो न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है उसे आप लोगों ने पढ़ा था। उसके अंदर आपने क्या लिखा था, उसमें आपने लिखा था कि जो लगाया गया बल होता है वो किसके बराबर होता है, dp बटा dt के बराबर होता है। संवेग में परिवर्तन की दर जो है वो क्या होती है, लगाए गए बल के समानुपाती होती है। तो यहाँ जो संवेग आपके पास में p होता है, p किसके बराबर होता है, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल के बराबर होता है। द्रव्यमान और वेग का यदि अपने क्या कर दें, गुणनफल कर दें तो वो किसके बराबर आ जाता है, वो संवेग के बराबर आ जाता है। और संवेग में परिवर्तन की ये जो दर है इसी को अपने क्या कहते हैं, इसी को अपने बल कहते हैं। तो F बराबर होता है dp बटे dt के और P बराबर होता है mv के। ऐसा हम लोग पढ़ते आए हैं। और संवेग संरक्षण करते समय अपने क्या कर देते हैं, F को 0 कर देते हैं, अपने बार से जो बल लग रहा है उसका मान कितना कर देते हैं, 0 कर देते हैं। तो उससे आपके पास में जो टर्म बच जाती है वो बच जाती है dp बटा dt इक्वल 0, यानी p इक्वल क्या रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। p इक्वल क्या रहता है, अपना कॉन्स्टेंट रहता है। और अपने बताते हैं कि यदि निकाय पर बाह्य बल आरोपित ना किया जाए तो उसका रेखीय संवेग जो है वो हमेशा क्या रहता है, संरक्षित रहता है। ठीक है, अब अपनी बात कर रहे हैं कणों के निकाय के रेखीय संवेग की। तो यदि n कणों का अपने पास में एक निकाय है तो n कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग यदि p वेक्टर है, आपके पास में क्या है, एक निकाय है जिसमें कणों की संख्या कितनी है, n है, यानी n कणों का आपके पास में क्या है, एक निकाय है। इस निकाय के अंदर विभिन्न कण जो है उनका संवेग कितना है, p1 प्लस p2 प्लस p3 और इसी तरीके से कितना है, pn है। यानी निकाय के अंदर जो विभिन्न कण है
उनके संवेगों का सदिश योग किसके बराबर है? निकाय के कुल संवेग के बराबर है। तो निकाय का कुल संवेग P वेक्टर है जो किसके बराबर है? P1 प्लस P2 प्लस P3 और ऐसे करते करते Pn जो आएगा उसके योग के बराबर आएगा। इसे आप लोग कैसे लिख सकते हो? इसे आप लोग लिख सकते हो इस तरीके से कि ये जो आपका P वेक्टर है ये किसके बराबर होगा? ये बराबर होगा m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस m3 v3 वेक्टर और mn vn वेक्टर की, क्योंकि P इक्वल होता है m v के। तो इससे आपके पास में P वेक्टर का जो मान आएगा वो आएगा m1 और d r1 बटा dt, ऐसा लिख सकते हैं अपने। v जो है वेग अपने dr बटा dt और प्लस m2 इसे लिख सकते हैं dr2 बटा dt प्लस m3 dr3 बटा dt और इसी तरीके से मान कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा mn drn बटा dt। और इसे आप लोग ये भी तो लिख सकते हो P वेक्टर बराबर d बटा dt m1 r1 वेक्टर, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि द्रव्यमान कांस्टेंट है। द्रव्यमान क्या होता है? नियत होता है, तो अवकलन से बाहर आ जाएगा। यदि अंदर भी भेज दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अवकलन करते समय ये फिर से कहाँ आ जाएगा? अवकलन से बाहर की ओर लिखा जाएगा। तो इसे आपने क्या लिख दिया? m2 r2 वेक्टर प्लस d बटा dt m3 r3 वेक्टर और इसी तरीके से ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा d बटा dt mn rn वेक्टर, इसके बराबर आ जाएगा। और इसे आप क्या लिख सकते हो? इसे लिख सकते हो P वेक्टर इक्वल d बटा dt और इसे लिख सकता हूँ मैं m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर प्लस m3 r3 वेक्टर और प्लस mn rn वेक्टर। अब यदि अपने क्या करें, इस समीकरण को ऊपर और नीचे कैपिटल M से मल्टीप्लाई कर दें तो एकम को तो मैं बाहर रख लूँगा और एक को भेज दूंगा इसके अंदर। एक को तो अपने क्या कर लिया? बाहर रख लिया और एक को अपने काम भेज दिया, इसके अंदर भेज दिया। तो द्रव्यमान है, नियत है, फिर से बाहर आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसे मैं लिख देता हूँ m r2 प्लस m3 r3 और इसी तरीके से कितना आ जाएगा? mn rn वेक्टर और अपॉन में कितना आ जाएगा? कैपिटल M आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके पास में ये जो टर्म लिखी गई है इसमें आपने लिखा है m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 और mn rn अपॉन में m1 प्लस m2 m3, वो जो टर्म है उसी के बराबर है ये कैपिटल M। तो ये आप लोग जानते हो किसके बराबर होती है? ये जो टर्म सामने लिखी गई है ये टर्म आपके बराबर होती है आरसीएम वेक्टर की। जो द्रव्यमान केंद्र का स्थिति सदिश होता है ये उसके क्या होती है? बराबर होती है। तो आपने जो लिखा है P वेक्टर, ये P वेक्टर किसके बराबर आएगा? ये P वेक्टर बराबर आएगा m और d बटा dt और साथ में कौन? आरसीएम वेक्टर। क्यों? क्योंकि आरसीएम वेक्टर की ये टर्म जो है बराबर होती है। द्रव्यमान केंद्र के स्थिति सदिश का ये सूत्र जो है अपने पास में होता है। तो आप लोग क्या लिख दोगे? इसे आप लोग लिख दोगे P वेक्टर इक्वल m और इसे क्या लिख देंगे? VCM वेक्टर। द्रव्यमान केंद्र जो है उसका स्थिति सदिश आपके पास में क्या है? आरसीएम वेक्टर है और उसका यदि आप लोग समय के सापेक्ष अवकलन कर देते हो तो आपके पास में बन जाता है VCM। तो इससे आप लोग देख सकते हो कि आपके पास में जो निकाय का कुल रेखीय संवेग P वेक्टर है वो किसके बराबर होता है? तो निकाय का कुल रेखीय संवेग P वेक्टर जो है वो निकाय के कुल द्रव्यमान कैपिटल M है। तो निकाय के कुल द्रव्यमान तथा द्रव्यमान केंद्र के वेग, तो द्रव्यमान केंद्र का वेग कितना है? यहाँ पर VCM वेक्टर है। तो निकाय का कुल रेखीय संवेग निकाय के कुल द्रव्यमान तथा निकाय के कुल जो द्रव्यमान केंद्र है उसके वेग के गुणनफल के बराबर आएगा। तो द्रव्यमान केंद्र का वेग और निकाय का कुल द्रव्यमान दोनों का मल्टीप्लाई किसके बराबर है? P वेक्टर के बराबर है। यदि आप लोग इस समीकरण का क्या करते हो? अवकलन करते हो। किसके सापेक्ष करते हो? समय के सापेक्ष करते हो। यानी आप लोग यदि यहाँ करते हो समय के सापेक्ष अवकलन, तो समय के सापेक्ष यदि आप लोग अवकलन कर देते हो तो ये टर्म बनती है आपके पास में dp बटा dt और m dVCM बटा dt। ठीक है, ये क्या बन जाती है? m
डी VCM बटा DT, और इसे आप लोग क्या लिख सकते हो, इसे आप लोग लिख सकते हो dP वेक्टर बटा DT, dP वेक्टर बटा DT, और किसके बराबर भाई, MACM वेक्टर के, किसके बराबर, MACM वेक्टर के। तो आपके पास में ये जो टर्म आ गई ये किसके बराबर है, ये बराबर है dP बटा DT और MACM वेक्टर के। और न्यूटन की गति का जो द्वितीय नियम है वो अपने को क्या बताता है, न्यूटन की गति का द्वितीय नियम अपने को बताता है कि ये जो अपने बल लग रहा है MACM या dP बटा DT जो है ये किसके बराबर होता है, निकाय के कुल बाह्य बल के बराबर होता है। ठीक है, तो अपना F वेक्टर एक्सटर्नल जो है वो किसके बराबर है, MACM वेक्टर के बराबर है, और किसके बराबर है, dP बटा DT के बराबर होता है। ये वही फॉर्मूला है F इक्वल MA और dP बटा DT। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, यहाँ से आप लोग लिख सकते हो कि यदि निकाय पर लगने वाले कुल बाह्य बल का मान क्या है, 0 है। यदि F वेक्टर एक्सटर्नल बराबर कितना है, 0 है, तो dP बटा DT जो है वो भी क्या होगा, 0 होगा। ये 0 होने का मतलब P वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है। P वेक्टर जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, यानी निकाय का जो रेखीय संवेग है वो क्या रहेगा, यहाँ पर संरक्षित रहेगा। ठीक है, P वेक्टर नियत होने का क्या मतलब है कि निकाय पर जब बाह्य बल अनुपस्थित होता है तो उस समय जो निकाय होता है उस निकाय का P वेक्टर क्या रहता है, नियत रहता है। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा आप लोग पीछे पढ़ करके आए थे। जैसे आप लोग पीछे मैंने बिल्कुल शुरुआत में टॉपिक के आपको बताया था कि F इक्वल MA और dP बटा DT जो सूत्र होता है उसमें भी यदि आप लोग F की जगह कितना रख देते हो, 0 रख देते हो, तो F की जगह 0 रखने पर भी आपके पास में कितना आ रहा था, dP बटा DT बराबर 0 आ रहा था, यानी आपका P जो है वो क्या रहता था, वहाँ नियत रहता था। ये बात यहाँ भी लागू होगी, यदि F एक्सटर्नल इक्वल 0 हो तो आपके पास में क्या होगा, dP बटा DT बराबर 0 होगा, यानी P वेक्टर जो है वो नियत रहेगा। इसे आप लोग इस प्रकार से लिखोगे कि जब निकाय पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 होता है तो कणों के निकाय का कुल रेखीय संवेग जो है वो क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो आपने जो हेडिंग लिखी है कणों के निकाय का रेखीय संवेग, तो ये कणों के निकाय का रेखीय संवेग आ जाता है P इक्वल MVCM वेक्टर, प्लस आगे जो इसकी हेडिंग और थी वो थी तथा निकाय के रेखीय संवेग का संरक्षण। और ये जो आपको बता रहा है ये क्या बता रहा है, निकाय के रेखीय संवेग के संरक्षण को बता रहा है कि dP वेक्टर बटा DT किसके बराबर है, 0 के बराबर है, यानी P जो अपना है वो क्या है, कांस्टेंट है। इसी तरीके से यदि P वेक्टर कांस्टेंट है तो आपको पता है कि P किसके इक्वल होता है, MV के इक्वल होता है, V की जगह VCM लिखेंगे। तो यदि अपने बाह्य बल का मान क्या कर दें, 0 कर दें, तो बाह्य बल का मान 0 करने पर P इक्वल अपने क्या लिखेंगे, अपने लिखेंगे MVCM वेक्टर जो यहाँ लिख रखा है। तो यदि आप लोग बाह्य बल को 0 कर देते हो तो उसमें P वेक्टर इक्वल कांस्टेंट, या जो आपने लिख रखा है MVCM वेक्टर इक्वल भी क्या, कांस्टेंट। ठीक है, MVCM इक्वल भी क्या आएगा, MVCM इक्वल भी क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। इसका मतलब जो निकाय है उसका द्रव्यमान के अंदर जो है उसका वेग भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, नियत रहता है। ठीक है, निकाय के द्रव्यमान के अंदर का वेग भी क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो आप लोग यहाँ से ये भी लिख सकते हो कि जब निकाय पर लगने वाले बाह्य बल का मान 0 होता है तो उस समय निकाय के जो द्रव्यमान के अंदर है उसका वेग क्या रहता है, नियत रहता है। तो द्रव्यमान के अंदर का वेग नियत रहेगा, संवेग जो है वो भी क्या रहेगा, नियत रहेगा, रेखीय संवेग जो है वो अपने क्या रहता है, नियत रहता है। ये आपके पास में आता है द्रव्यमान के अंदर का, द्रव्यमान के अंदर जो है उसके लिए निकाय के कणों के निकाय के लिए रेखीय संवेग और रेखीय संवेग का संरक्षण। इस टॉपिक के बाद में आपके दो सदिशों का गुणनफल दिया गया है कि जो दो सदिश आपके पास में होते हैं उनका गुणनफल कैसे किया जाता है। दो जो सदिश है उनका सदिश गुणनफल आता है। ठीक है, सुनना एक बार इसे आप लोग। इसके बाद में टॉपिक आता है आपके दो सदिशों का सदिश गुणनफल। दो सदिश आपके पास में जो होते हैं उनका सदिश गुणनफल टॉपिक आता है। ये टॉपिक मैंने आपको जो मैंने सेकंड चैप्टर के नाम से आपको पढ़ाया था, जो आपका एनसीईआरटी का पार्ट नहीं था, मैंने आपको बताया भी था कि ये आपके गणित की जितनी भी गणनाएं मैंने इस चैप्टर में आपको करवा दी है। तो सदिश गुणनफल जो है आप लोग चैप्टर सेकंड जहाँ मैंने करवाया था प्रारंभिक गणितीय संकल्पनाएं, उसके अंदर मैंने आपको सदिश गुणनफल के बारे में बता दिया था। और जो छठा चैप्टर आपने किया था कार्य ऊर्जा शक्ति, उसके अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सदिश गुणनफल क्या होता है। तो एक ही टॉपिक तो अपने 5-6 बार पढ़ेंगे नहीं, बस सीधा ध्यान रखना कि सदिश गुणनफल जब
तब भी होता है। तो दो सदिश राशियों के गुणनफल से यदि सदिश राशि प्राप्त होती हो तो उसे अपने क्या कहते हैं, उसे अपने सदिश गुणनफल कहते हैं। और इस प्रकार से लिखते हैं क्रॉस लगा करके, क्रॉस लगा करके अपने इसे लिखते हैं। और किसके बराबर आता है, ए बी साइन थीटा के। और एन कैप, एन कैप क्या होता है, एन कैप जो है ए और बी जो है इनके तल में एकांक सदिश होता है, इनके तल के लंबवत एकांक सदिश होता है ए और बी के। थीटा इन दोनों के मध्य कोण